Hello students, today we will continue our same chapter, chapter 1, the rise of nationalism in Europe. So, in a previous video, we have discussed that how the idea of French Revolution works in France, how the painting of the French artist show the different aspects of the revolution. And now today we will continue the same topic, and today we will discuss नेपोलिक कोड. नेपोलिक कोड क्या है, इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे. तो नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस and introduced the civil code of 1804, which came to be known the Napoleonic Code. नेपोलियन, जैसे कि सबको पता है कि उसने डेमोक्रेसी फ्रांस में ख़त्म की और उसने अपना एक सिविल कोड जिसको नेपोलिक कोड कहा गया 1804 में लागू किया. द मेन फीचर ऑफ दिस कोड वर, इस कोड के जो मेन फीचर्स थे, इसमें कुछ अच्छे भी थे जो लोगों के फ़ायदे के लिए थे और कुछ इसमें फीचर्स लोगों के नुकसान के भी थे. तो उसने ये 1804 में नेपोलिक कोड लागू किया. इसमें क्या था कि इट रिमूव्ड ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, established equality before the law and secured the right of property. इसमें तीन चीज़ें सबसे पहले उसने रिमूव की. ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, यानी जो अमीर लोग हैं उनको जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती थी, अब उसने ये सब ख़त्म कर दिए. अब सबके लिए एक जैसे नियम. सो इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सबके लिए जो नियम कानून है वो सबके लिए बराबर है. उसके अलावा उसने एक और जो इम्पोर्टेंट अपनी इस कोड में बात कही, वो कही सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, यानी अब प्रॉपर्टी रखने का राइट सभी को है. ऐसा नहीं है कि अमीर लोग ही केवल अपने पास प्रॉपर्टी रख सकते हैं, अब सभी लोग प्रॉपर्टी रख सकते हैं. इट सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली एंड जर्मनी. अब उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जो थे उसको भी बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया. उसने फेडरल सिस्टम को, इट एबॉलिश द feudal system and free peasant from serfdom. उसने फेडरल सिस्टम को ख़त्म किया. और फेडरल सिस्टम था कि जिसमें जो राजा के यहाँ पे काम करने वाले नौकर थे, बंधुआ मजदूर थे, तो ऐसे सिस्टम्स को उन्होंने ख़त्म किया. और जो पीजेंट्स थे, जो सर्वेंट क्लास थी, उन सबको जो इस चीज़ से मुक्त कर दिया. यानी क्योंकि अब राइट टू इक्वालिटी कर दिया उसने, तो इसकी वजह से अब जो पहले ये था कि बंधुआ मजदूरी टाइप जो सिस्टम थे कि जो बंधुआ मजदूर हैं वो अमीरों के यहाँ काम करेंगे, जो पीजेंट्स हैं वो लगातार, तो सबको उसने इन चीज़ों से फ्री कर दिया. He removed gullet system in the town areas and transport and communication system were improved. अब उसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया. इट लेड टू द establishment of universal law, standardized weights and measures, and common national currency.
which facilitate the movement and exchange of goods from one region to another. सामान अपना खरीदने बेचने की भी सुविधा, इस तरह के यूनिवर्सल लॉज उसने इस्टेब्लिश किए कि जिससे वो अपनी जो गुड्स का एक्सचेंज है या सामान को वो एक रीजन से दूसरे रीजन में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये तो हमारे नेपोलिक कोड के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मार्क्स रहे, रिमार्क्स रहे। कुछ नेगेटिव भी थे, जैसे उसने टैक्सेस बढ़ा दिए थे। उसने अपने कंट्री के कंट्री के लोगों को उसने टैक्सेस बढ़ा दिए। इसके अलावा उसने जनरल पीपल को फोर्स किया आर्मी ज्वाइन करने के लिए। ही फोर्स्ड द कॉमन पीपल टू ज्वाइन द आर्मी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो वहाँ के लोगों को उस समय पसंद नहीं आई, क्योंकि टैक्स बढ़वाना कोई नहीं चाहेगा। टैक्स बढ़ने का सीधा सीधा मतलब है कि लोगों के सर पे और ज़्यादा उनकी अर्निंग का एक हिस्सा टैक्स के रूप में निकल जाना। दूसरा, जो आर्मी में जाना चाहते हैं लोग अपनी मर्ज़ी से, वो तो खुशी खुशी जाते हैं, लेकिन जिसको नहीं है पसंद उनको ज़बरदस्ती आर्मी में जाना है। तो ये भी एक फोर्सफुली कराया जाने वाला काम था जो लोगों को पसंद नहीं आया। अब नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट जो दूसरा टॉपिक है वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई? In mid 18th century, there was no nation states in Europe. Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms whose rules has their autonomous territories. They did not share a collective identity और a common culture. 18th सेंचुरी तक वहाँ पे कोई भी नेशनल स्टेट नहीं था यूरोप में, और जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, they were divided into kingdoms. They did not share collective identity or common culture. The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary was a combination of many different regions and people. जो हब्सबर्ग एम्पायर था ऑस्ट्रिया और हंगरी का, वो डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट पीपल का कॉम्बिनेशन था, यानी उनके कल्चर्स, आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट थी, कॉमन नहीं थी। इन हंगरी half of the population spoke Magyar while the other half spoke a variety of languages. अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे हंगरी के लोग। इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश लैंग्वेज। जो एरिस्टोक्रेट क्लास थी वो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। अब एरिस्टोक्रेट क्लास क्या थी? द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। बेसिकली यूरोप में दो ही क्लास थी, एक एरिस्टोक्रेट क्लास जिसमें सारी हाई जेंट्री और दूसरे पीजेंट्स। तो ऐसे में वहाँ पे एक नई रेवोल्यूशन आई और एक नई क्लास जनरेट हुई और उस क्लास का नाम रखा गया द न्यू मिडिल क्लास। तो द एरिस्टोक्रेसी वॉज सोशली एंड पॉलिटिकली द डोमिनेंट क्लास इन द कॉन्टिनेंट। जो सोशली और पॉलिटिकली डोमिनेंट लोग थे वो एरिस्टोक्रेट क्लास में आते थे। दे ओन स्टेट्स एंड प्रॉपर्टी बोथ इन कंट्री साइड एंड टाउन हाउसेस। खूब प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी स्टेट्स उनके पास कंट्री में, कंट्री के बाहर प्रॉपर्टीज़ उनके पास खूब हुआ करती थी। और जो हमारी लोअर क्लास थी
ये वो लोग थे जो कि इन लोगों के घरों में काम किया करते थे। ऐसे में जो न्यू मिडिल क्लास थी, ये वो लोग थे कि जिन्होंने, जो पढ़ी लिखी क्लास थी, और इन्होंने अलग अलग इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू, सोशल वर्किंग ग्रुप्स के थ्रू, तो इन ग्रुप के थ्रू बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ये सब जो क्लास थी, ये ना हाई जेंट्री में थे ना लो में, तो इस क्लास को नाम दिया गया मिडिल क्लास। द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी गेन पॉपुलैरिटी अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास। तो ये क्लास जो थी एजुकेटेड क्लास थी। ये लोग ज़्यादातर वर्किंग क्लास के लोग थे। ये लोग बिजनेस से जुड़े हुए थे, इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए थे, टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे। तो पढ़ी लिखी क्लास ये थी। तो ये ना एरिस्टोक्रेसी में थी, ना पीजेंट्स थे। ये लोग अपनी अलग ही एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास कहलाते थे।